नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ कोटा राजस्थान से कुछ किसान नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर आए हैं और यहाँ प्राकृतिक खेती के बारे में ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और आगे इन्हीं से सुनेंगे कि ये किस उद्देश्य से हमारे खेत पे आए हैं और ये क्या क्या जानना चाहते हैं। तो सर, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं और क्या पर्पस है आपकी विजिट का। हाँ जी, माय नेम इज निहार सिंघल and I'm from Kota, Rajasthan. The purpose of my visit is to understand how we can implement natural farming at our farm and what is it that we can grow. Yeah, that is one of the reasons. Yeah. Okay. आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। मैं यही जानकारी लेने यहाँ आया हूँ कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्चर्ड में जो फलदार बगीचा है वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक, और किसानों की इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये जानकारी लेने के लिए मैं आपके नर्मदा फार्म पे आया हूँ। ओके, तो देखिए, and also I have also come for the reason also understand what is intercropping, because I've heard a lot about intercropping. So what is intercropping, and and what is it that we can grow, which we can earn, because I've seen some videos where people are doing guava farming और भी horticulture कर रहे हैं, तो उससे उनकी कमाई अच्छी हो रही है। So हमने सोचा कि हम पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन अगर हम जब विजिट करें तब हमें पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली होता है ये and how it is done. ओके, थैंक यू। सो देखिए, अब आप रखिए, जो भी पूछना है आप माइक आगे बढ़ा दीजिएगा। देखिए, यहाँ हम 2016 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उससे पहले इस खेत में केमिकल खेती होती थी और शुरू से मेरा यही उद्देश्य रहा है कि क्योंकि मैं पिछले कई समय से ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ ऑनलाइन नेचुरल फार्मिंग के ऊपर। मैं नेचुरल फार्मिंग के ऊपर कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ अगर किसी को अपना खेत डेवलप करना है नेचुरल फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमेशा से मेरी कोशिश यही रही है कि जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं शुरू में वो आप लोगों से ना हो। और सबसे पहली एडवाइस मेरी ये होती है कि जैसे आपने पूछा कि नेचुरल फार्मिंग में हम किस तरह से शुरुआत करें और किस तरह की फसलों पे हमको जाना चाहिए, तो देखिए डिपेंड करता है कि आपके पहले रकबा कितना है। कई किसान साथी ऐसे होते हैं इनका छोटा रकबा होता है, 5 एकड़ के किसान है या 10 एकड़ के किसान है ज़्यादा से ज़्यादा। बट जैसा आपने बताया कि आपके 350 बीघा जमीन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में क्या एकदम से 350 बीघा में हमको प्राकृतिक खेती करनी चाहिए या कुछ टुकड़ों में हमको करनी चाहिए? तो अगर आपके पास प्राकृतिक खेती करने लायक रिसोर्सेज हैं तो आप 350 बीघा में भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारे पास भरपूर मात्रा में गोबर हो, देशी गाय का गोमूत्र हो, फसल अवशेष हो मल्चिंग के लिए। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ हमने सोयाबीन की भूसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, धान की पराली भी हम इकट्ठा करके रखते हैं ताकि मल्चिंग हम इसमें कर सकें। आने वाले समय में ये जो आप अमरूद का पूरा प्लांटेशन देख रहे हैं, यहाँ हम मल्चिंग भी करेंगे, ये जगह खाली नहीं होनी चाहिए। सो जब भी आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करें, आप कितने बड़े स्तर पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं वो डिपेंड करेगा आपके सक्सेस पे। तो अगर आपको लगता है कि ये मैं 350 बीघा कर सकता हूँ तो उसके लिए फिर आपको ड्रिप इरिगेशन ऑटोमेटेड चाहिए। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि आपको पहले कैसे शुरुआत करनी चाहिए। मैंने क्या किया था कि शुरुआत मैंने यहाँ सब्जियों की खेती से की और कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण बहुत गलतियाँ मुझसे हुई शुरू में और पहले ही सीजन में काफ़ी लॉसेस हुए। सो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टमाटर का रेट मुझे अच्छे से मिला नहीं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमको कहीं ना कहीं खुद का मार्केट बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं प्राकृतिक खेती में और अगर आपके पास खुद का मार्केट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और अगर मंडी में जाके उसको बेचें तो कोई मतलब नहीं उसका। सो देन आई रियलाइज कि जब मैंने टमाटर की खेती शुरू की, मेरे पास मार्केट नहीं था, तो मैंने उसको लोकल मंडी में भी बेचा, प्रॉफिट नहीं हुआ। 50 पैसे से 2 रुपये किलो रेट था टमाटर का, कहीं ना कहीं लॉसेस हुए। तो तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपको मार्केट बनाना पड़ेगा और मार्केट बनाने के लिए आपको इस तरह की प्रोड्यूस आपको ग्रो करनी पड़ेगी जो आपको लगता है मार्केट कर सकें। विदिशा जैसे शहर में मेरे लिए संभव नहीं था कि मैं ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग से ग्रो किया हुआ मैं सब्जी यहाँ विदिशा में बेच सकूं। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करूं। तो आपने सुना होगा कि एमपी का गेहूं काफ़ी फेमस है और शरबती गेहूं विदिशा का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया और शरबती गेहूं से मैंने अपनी नेचुरल फार्मिंग की स्टार्ट की। अब क्या होता है कि जब आप प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं केमिकल से, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यूरिया की पूर्ति हम कैसे करेंगे, डीएपी की पूर्ति कैसे करेंगे। पहले सीजन हमको उतना ही उत्पादन चाहिए जितना हमको मिलना चाहिए केमिकल फार्मिंग में मिलता है, क्या हम उतना उत्पादन ले पाएंगे? तो यहाँ थोड़े से आपको आपके जो फंडामेंटल्स हैं प्राकृतिक खेती की जो नॉलेज है वो आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, किस तरह से हम इंटरक्रॉपिंग करें
इंटरक्रॉपिंग सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने अमरूद में मसूर लगा दी, इंटरक्रॉपिंग आपकी गेहूं में भी होती है। अगर आप गेहूं की फसल ले रहे हैं, अगर आप कोई दलहनी फसल ले रहे हैं, उसमें भी इंटरक्रॉपिंग होती है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है नेचुरल फार्मिंग में, अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात करें, हम मार्केट में हम बाद में जाएंगे, जब भी आप खेती की शुरुआत करें आपको ये थोड़ा कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मिट्टी के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं इनको कार्बन भी चाहिए, इनको नाइट्रोजन भी चाहिए अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो जो एक आइडियल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, ह्यूमस का जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो 10:1 है, मतलब 10 भाग कार्बन के हैं, ठीक है, और 1 भाग नाइट्रोजन का है। मतलब एक ह्यूमस को निर्मित करने के लिए आपको 10 किलो कार्बन चाहिए और 1 किलो नाइट्रोजन चाहिए। तो यही अगर आप जब सिर्फ और सिर्फ गेहूं की क्रॉप लगाते हैं, जनरली आपने देखा होगा रबी सीजन में आपने गेहूं लगाया, उसके बाद फिर आपने खरीफ में धान लगा दी, फिर आपने गेहूं लगाया, फिर धान लगाई। राजस्थान में शायद उतनी धान नहीं होती है, लेकिन जनरली जो पैटर्न है, तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप एक ही एक कोई फैमिली की क्रॉप लगाते हैं, जैसे आपने अगर मान लीजिए गेहूं लगाया, गेहूं का जो भूसा है उसका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है वो 80:1 है, 80 और 1, मतलब 80 भाग कार्बन के हैं और 1 भाग नाइट्रोजन का है। तो जब इस गेहूं के भूसे को जब आप डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, विघटन करते हैं ना खेत में आप डाल के, तो क्या होता है, ये जो विघटन कौन करता है, ये हमारे सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। अच्छा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो करते हैं। ये अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स के अलावा भी कई सारे के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो हमारी मिट्टी में होते हैं। तो गेहूं के भूसे में या कोई भी ग्रास फैमिली से जो बिलोंग करती है, जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, इसमें 80 किलो कार्बन है, 1 किलो नाइट्रोजन है। इसका मतलब कि कार्बन की अधिकता ज्यादा है, नाइट्रोजन कम है, और हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को नाइट्रोजन चाहिए। तो जब ये नाइट्रोजन उनको नहीं मिलेगी तो वो मिट्टी की नाइट्रोजन को लेंगे उस गेहूं के भूसे को डिकम्पोज करने के लिए। तो जब आप मिट्टी की नाइट्रोजन को लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी मिट्टी का नाइट्रोजन कम होने लगेगा, अगली फसल में आपको कमी महसूस होगी नाइट्रोजन की। बिकॉज हम ये सब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं। नहीं, उसकी वजह से नहीं, ये कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं। सो जब आप ये सिर्फ और सिर्फ गेहूं लगाएंगे तो आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। आपने सुना होगा पुराने जमाने में कि वो फसल चक्र अपनाते हैं कि जिस खेत में आपने गेहूं लगाया है अगले साल आप उसमें गेहूं ना लगाएं। सुना होगा आपने, बट आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि जब आप अगली बार उसमें दलहनी फसल लगाएंगे तो जो नाइट्रोजन की कमी हुई थी आपकी मिट्टी से, वो कमी आपकी पूरी हो जाए। अब जैसे माइक ले लीजिए प्लीज। सोयाबीन हमने ये ना, हाँ जी, हमने सोयाबीन लगाया था, तो हमने वी डिड सोयाबीन एंड उड़द। सो सोयाबीन के बाद देन वी हैव ग्रोन चना। सो आई बिलीव सोयाबीन इज आल्सो विल आल्सो इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट। हाँ, देखिए जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें होती हैं, इनकी रूट्स में, इनके जड़ों में राइजोबियम करके जो बैक्टीरिया होता है वो हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर हमारी मिट्टी को देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बरसात में हर जगह हरियाली दिखती है आपको, राइट? ऐसा कभी सोचा है कि बरसात में हर जगह वो जो कलर होता है हरा, इसका एक टेक्सचर अलग होता है, कभी सोचा ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा लगता है बारिश से हुआ है, या मतलब वो लीव्स ऐसा देखिए, वो हमारी हवा में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, मतलब हवा में जो नाइट्रोजन है वो 78% है। जब ये बारिश होती है, तब ये थंडरिंग लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो हवा की नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर हमारी मिट्टी पौधे को मिलती है। जैसे कि आपके पास गेहूं का आटा है, क्या आप आटा खाएंगे? हाँ, खाते हैं। नहीं, सिर्फ गेहूं का आटा खाएंगे या उसकी रोटी बना के खाएंगे? नहीं, रोटी बना के खाएंगे ना। इसका मतलब ये कि आटा तो है आपके पास, अभी रोटी नहीं बनी है, मतलब वो नाइट्रोजन जो है वो अवेलेबल तो है बट वो यूजेबल फॉर्म में नहीं है। मतलब गेहूं का आटा है लेकिन गेहूं के आटे से रोटी नहीं बनी है। लेकिन अब ये तो हो गया, ये भी पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होती है। तो इसके लिए जब आप खेती करते हैं तो आपको चाहिए कि हवा की नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट कैसे करें। हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। इसलिए हम बोलते हैं कि आप दलहनी फसलें लगाइए। अभी जैसे मैंने ये अमरूद लगाया है, मैं चाहता तो इसमें गेहूं की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकता था, लेकिन मुझे अपनी मिट्टी में थोड़ी सी एक्सेस नाइट्रोजन चाहिए थी, तो मैंने पूरे खेत में, आप देखिए, मैंने मसूर लगाई है। जब ये मसूर डिकम्पोज होगी
इसके भूसा जब इस खेत में डिकम्पोज होगा तो हमको नाइट्रोजन मिलेगा, क्योंकि हवा से नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट करके दे रहा है। देखिए सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आप सिर्फ रोटी खाएंगे या साथ में दाल भी चाहिए आपको? दाल चाहिए ना। हम बोलते हैं ना दाल रोटी, तो हमारी मिट्टी को भी दाल रोटी चाहिए। दाल रोटी, रोटी मतलब गेहूं जैसे भी जिस तरह भी ग्रास फैमिली वाली फसलें हो गई और साथ में कोई भी दलहनी फसल। तो जब हमको दाल रोटी चाहिए तो हमारी मिट्टी को भी चाहिए। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जब भी खेती करें ये सोच के करें कि हमारे खेत में कार्बन नाइट्रोजन का जो एक बैलेंस है वो हमेशा मेंटेन रहे। लोग प्राकृतिक खेती में असफल क्यों होते हैं कि उन्होंने बिना कोई स्टडी करके ऐसे गेहूं लगा दिया, बाकी फिर जब आपको लगता है गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो रही है। तो ये कुछ कारण है जो आपको ध्यान में रखने हैं। शुरुआत में आप जब भी खेती करें एटलीस्ट शुरू के 3-4 साल आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जीवामृत अपनी मिट्टी में दें सिंचाई के साथ। क्योंकि क्या होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वो आप वो पॉइंट एरिया देख रहे हैं ना, वहाँ उधर बरसात में ये अमरूद जो लगे हुए हैं पहली रो जो है, यहाँ थोड़ा सा बरसात में पानी भरता था जब हमने ये पौधे लगाए थे। ये वाला जो है, हाँ ये वाला। तो मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यही पौधा आप ले लीजिए, इस पौधे में यहाँ पानी भरा हुआ है। तो आप जब मैंने क्या किया, इसमें देसी गाय का ताजा गोबर, कितने लोगों को लगता है देसी गाय का ताजा गोबर अगर आप प्रयोग करेंगे अपनी खेती में तो फंगस होगा या दीमक होगा? कर सकते हैं ताजा गोबर प्रयोग? हाँ, लगने की संभावना बताते हैं ऐसे कहते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, लोग क्या बताते हैं वो छोड़िए, आपका क्या सोचना है कि ताजा गोबर प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, वो घास फूस के साथ करे तो डायरेक्ट असर नहीं। अच्छा, देखिए ताजा गोबर से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है खेती में। 2 कंडीशंस आपकी होनी चाहिए, खेत में नमी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो जो ताजा गोबर आप देते हैं वो ताजा होना चाहिए। ताजा गोबर होने का मतलब है 2 या 3 दिन पुराना, जिसमें गौमूत्र की नमी हो। आप उसको पहले एक बाल्टी में घोलिए, उसको पूरा एक पेस्ट बना लीजिए, उसमें कोई गुठली ना रहे। उस ताजे गोबर को आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम ताजे गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। 300 करोड़। जब आप उस ताजे गोबर को अपनी मिट्टी में डालते हैं, भले ही वो ताजे गोबर के फॉर्म में हो चाहे वो जीवामृत की दशा में हो, जब आप ये ताजा गोबर अपनी मिट्टी में डालते हैं सारे सूक्ष्म जीवाणु अपने कार्य में लग जाते हैं। तो कभी भी आपके खेत में कभी ऐसी समस्या है कि ज़्यादा पानी भर गया है कुछ दिन, तो ये जितने पौधे आप सर्वाइव कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैंने एक वीडियो भी बनाया है उसका मेरे चैनल पर। मैंने इस रूट जोन के बाहर मैंने ताजा गोबर डालना शुरू किया, और जब आप ताजा गोबर डालते हैं तो इस मिट्टी में जो भी सूक्ष्म जीवाणु वो अपने कार्य में लगते हैं, हवा का संचार होता है, और हवा का संचार होने के कारण वो जो एक्सेस पानी है वो पर्कुलेट होकर जमीन के अंदर चला जाता है। आप और क्या क्या जानना चाहते हैं वो थोड़ा और मुझे बताइए, आपके क्या क्या प्रश्न हैं, क्योंकि ऐसे तो विषय बहुत बड़ा है। नेचुरल खेती इसका जो करते हैं 1 बीघा में, जैसे हम ये प्लांटेशन का करें तो लगभग कितना बजट हमें चाहिए उसके लिए? तो कितना खर्चा होगा पहले, जैसे ड्रिप वाला है या लेबर कॉस्ट पे है, ये लगभग 1 बीघा में करने पर कितना खर्चा होगा? अब देखिए ये इसका एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं शायद अभी नहीं बता पाऊँ आपको, बट ये आपको बताता हूँ। देखिए ड्रिप का ऐसा खर्चा है कि वो ड्रिप डिपेंड करता है कि आपने पहली बात तो कितनी दूरी पे आपने पौधे लगाए हैं। क्योंकि अभी आप देखिए ये अमरूद से अमरूद की जो दूरी है वो 10 फीट है। उधर जो आम का प्लॉट आप देख रहे हैं वहाँ 15 से 15 फीट की दूरी है। तो ये जो लेटरल्स लाइन लगी हैं ये मैंने सब्जियों के हिसाब से लगाई थी। तो ये इनलाइन का मतलब क्या होता है, ये आप देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी छेद दिया हुआ है, ठीक है। एक आती है ऑनलाइन, इनलाइन आती है सब्जियों के लिए जनरली। ऑनलाइन में क्या होता है, ये प्लेन लेटरल होगी, जहां जहां आपको पानी चाहिए वहां आपको सिर्फ वहीं छेद करना पड़ता है। अच्छा, तो ये कॉस्टिंग जो है ड्रिप की वो आप थोड़ा सा एक बार आपको अपने राजस्थान में पता करना होगा। ऑनलाइन व्हाट यू सेड, दिस इज इनलाइन। एंड ऑनलाइन का क्या फर्क है दोनों में? एक तो ये है और ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कि एक प्लेन लेटरल लाइन होती है, उसमें कोई छेद नहीं होते हैं, आपको जहां पानी चाहिए आप वहां छेद कर सकते हैं। दिस इज ऑनलाइन, राइट। इनलाइन आपने बताया, इनलाइन में ऑलरेडी ये ड्रिपर्स लगे होते हैं इनलाइन। अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, ओके। और आपने जो कॉस्टिंग पूछी है कि एक बागवानी मॉडल में, देखिए अगेन इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज आ जाओ कहाँ दूर कहाँ खड़े, आ जाओ। परफेक्ट आंसर इसलिए नहीं क्योंकि अब जैसे ये जो मैंने अमरूद लगाए ये रेड डायमंड वैरायटी है, टिश्यू कल्चर प्लांट्स हैं, तो ये थोड़े से महंगे हैं।
अब अगर आप अपने राजस्थान में जैसे सवाई माधोपुर में एक नर्सरी है, वहां से अगर आप पता करेंगे तो अगर L49 है या बर्फ खाना है वो आपको 50 रुपए में ही मिल जाएंगे, 60 रुपए में मिल जाएंगे। तो इसकी कॉस्टिंग बताना थोड़ा मुश्किल है जी। हाँ, बट शुरुआत में आपको कम से कम इसे जो मैं बोला ना कि गोबर बहुत जरूरी है देशी गाय का, और एक सक्सेसफुल सेटअप के लिए मैं आपको कुछ चीजें आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि जब भी आप नेचुरल फार्मिंग शुरू करें, गौशाला आपकी प्रॉपर एक मेंटेन होनी चाहिए। जितने एरिया में भी आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास गाय होनी चाहिए। गोमूत्र इकट्ठा करने की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। जी। घन जीवामृत बनाने की व्यवस्था वहां आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और मैं अभी बीच में एक नागपुर ट्रिप पे गया था, मेरे जो गुरु हैं हेमंत सिंह चौहान सर, उनके साथ मैंने कई सारे फार्म विजिट किए, तो एक पूरी सीरीज मैंने बनाई थी। उस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि कैसा उनका गोमूत्र का सेटअप है, कैसा उन्होंने गौशाला बनाया है। 60 एकड़ में ऑटोमेशन प्लांट है ड्रिप का, तो वहां उन्होंने किस तरीके से इतने बड़े एरिया के लिए वो घन जीवामृत बना रहे हैं। राइट। सो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपके खेत पे होनी चाहिए। जी जी। अब एक चीज बताइए, जैसे हम लोग अगर सपोज हमारे 10 बीघा है, सो नाउ वी आर प्लानिंग, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग एक काउ शेड बनाने की सोच रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग टू बाय 2 काउस, जो ये गिर गाय होती है वो लेने की सोच रहे हैं। यूजुअली फॉर 10 बीघास प्लॉट, हाउ मेनी काउस शुड वी हैव फॉर ऑर्गेनिक, फॉर नेचुरल फार्मिंग, यू कैन से नॉट ऑर्गेनिक बट नेचुरल? 10 बीघा के लिए एटलीस्ट 5 गाय तो आपके पास होनी चाहिए। देखिए कई लोग के बारे में कई से मिसकंसेप्शन है कि आप एक गाय से इतने एकड़ की खेती कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि शुरुआती दौर में आपको अच्छी खासी मात्रा में गोबर चाहिए अगर आप नेचुरल फार्मिंग में जाना चाहते हैं। एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं PQNK, उसको प्रोनाउंस करते हैं पिकनिक। ये पाकिस्तान के आसिफ शरीफ जी हैं, उनकी टेक्निक है। तो वो टेक्निक में बेसिकली आपको सिर्फ एक ही बार खेत की जुताई करनी है और फिर कभी भी आपको अपनी खेत की जुताई नहीं करनी। बेसिकली इट्स नो टिल फार्मिंग। तो उसका कॉन्सेप्ट यह वो भी अपने एरिया में ट्राई कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि हरियाणा में कुछ किसान हैं जो ये कर रहे हैं। उनको आप पहले विजिट करें, उनसे पूछे कि उन्होंने क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस किए हैं। थोड़ा सा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। उसमें क्या होता है, उस खेती में पहले आपको अपना खेत को लेवल कराना है। 10 बीघा आपका खेत है तो लेजर लेवलर से आपको पहले आपको खेत को लेवल कराना है। सेकंड स्टेप, आपकी मिट्टी का जो हार्ड पैन है, जो आपकी मिट्टी की जो कठोरता है वो आपको तोड़नी है, वो ब्रेक करनी है। उसके लिए एक मशीन आती है, ठीक है, सब सॉइलर इसको बोलते हैं, जो आपकी मिट्टी को, उसका जो हार्ड पैन उसको ब्रेक करती है। उसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। थर्ड स्टेप है रेज बेड प्लांटर कम मल्चर, जिसमें आप अपने खेत में रेज बेड्स बनाते हैं। परमानेंट रेज बेड होते हैं जो आपको एक ही बार बनाने हैं, बार बार नहीं बनाने हैं। मान लीजिए आपने एक बार में करीब 42 इंच का आपने एक रेज बेड बना दिया। अब आपको उसी बेड पे सोइंग करनी है, उसी बेड पे आपको हर बार उसी बेड पे आपको अगली नई फसल बोने जानी है। मान लीजिए आपने उस बेड पर आपने गेहूं बोया, गेहूं काटने के बाद जो मशीन आपकी है जिससे आपने बेड बनाए थे, उसी मशीन से आपको सोइंग करनी। तो उसमें एक ऐसा फीचर है कि गेहूं के जो भी स्ट्रॉस वहां लगे हुए हैं, जो डंठल लगी हुई है, वो उसको वहीं कहीं मल्च करके, उसको वहीं कहीं बारीक करके नई सोइंग आपकी वहां हो जाएगी। तो हरियाणा में कुछ ऐसे किसान हैं जो पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, करीब 6-7 फसलें वो ले चुके हैं। उस खेती में आपको कुछ भी नहीं देना है, ना आपको गोबर देना है, ना आपको गोमूत्र देना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको खेत एक बार, जैसे मैंने बताया कि आपको खेत तैयार करना है और फिर सालों साल आप एक ही बेड पर आप क्रॉप ले सकते हैं। वो प्लांटेशन वाली या दूसरी? आप सारी फसलें उसमें ले सकते हैं। प्लांटेशन, बागवानी भी कर सकते हैं आप उसमें। जी। दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, अनाज फसलें, सारी फसलें ले सकते हैं आप। आपके पंजाब राजस्थान बॉर्डर पे एक कृष्ण धाकड़ जी हैं, आप चाहें तो मेरा उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप उनके खेत भी विजिट कर सकते हैं। उन्होंने भी नया अभी ये शुरू किया है। तो ऐसे खेत भी आप विजिट करके वो टेक्निक भी आप फॉलो कर सकते हैं। और नेचुरल फार्मिंग का जैसे मैंने बताया कि आप इस तरह की नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं तो फिर आपके पास देशी गाय का गोबर और गोमूत्र की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। और जीवामृत को पानी के साथ कैसे दें, वो अरेंजमेंट भी आपके पास होना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर जगह का पानी देने का तरीका अलग है।
हमारे यहाँ क्या करते हैं, पाइप आगे बढ़ा बढ़ा के पानी देते हैं, कहीं कहीं लोग नालियों में पानी देते हैं, किसी के खेत लेवल होते हैं तो एक जगह रख देते हैं, पूरे खेत में पानी हो जाता है। तो उस तरह का जीवामृत एप्लीकेटर आपको बनाना पड़ेगा, उसका एक वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का सेटअप वो होना चाहिए। बागवानी का जैसे एक एकड़ में हम शुरुआत करते हैं बागवानी का, तो मोटा मोटा लेबर कॉस्ट कितना, लमसम कितना लेबर कॉस्ट बैठ जाता है इसमें? जैसे ये खाद भी बनाना है, डालना भी है, खरपतवार भी निकालनी है, निराई गुड़ाई भी करनी है, मोटा मोटा जो है लगभग कितना एक एकड़ में? देखिए मेरा इस तरह का कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल है बताना, क्योंकि मेरे यहाँ जो लेबर है वो परमानेंट लेबर है जी। मतलब मेरे डेली वेजेस पे नहीं है, मेरे यहाँ मंथली सैलरी पे हैं, तो उनकी एक मंथली सैलरी है, वो फिक्स कॉस्ट उनकी है। कितनी इसमें लेबर आपने लगा रखी है अभी, कितना है? एक अभी मतलब मैंने क्या किया था कि ये पौधे लगाने के लिए मैंने लेबर अलग से ली थी, जी जी जी। तो वो मैंने पर प्लांट मैंने कॉस्टिंग निकाला था कि आप एक प्लांट लगाएंगे तो आपको इतना रुपए मिलेगा। तो ये अमरूद का जो प्लांटेशन आप देख रहे हैं, इसमें मेरे करीब खर्च आया था पौधे लगाने का, वो करीब 5,000 रुपए का आया था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अमरूद, आम और नींबू का कॉस्टिंग अगर मैं दिखा दूं तो पौधे लगाने का खर्चा आप करीब 10,000 रुपए मान लीजिए, और बाकी जो भी उस टाइम हमने इसमें कोई खाद नहीं दिया। लेकिन मेरा खेत का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मैं कई सालों से कर रहा हूँ, तो मेरे खेत में उतनी खाद मैं अभी देता ही नहीं हूँ। मेरे पीछे आप जो मॉडल देख रहे हैं, भले ही आपको अभी ऐसा लग रहा है कि जंगल तरह दिख रहा है, हर जगह घास है, लेकिन पिछले 3 साल से मैंने इसमें कोई जुताई नहीं की है। अच्छा। और अच्छा खासा रिस्पॉन्स मेरे को इसमें मिल रहा है। अभी अच्छा खासा अमरूद नींबू का प्रोडक्शन मेरे को मिला। इस साल अमरूद का प्रोडक्शन कम है क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं था, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी, गर्मी के टाइम में बरसात हो गई तो उतना ताव पौधे को नहीं लगा। अदरवाइज ये पिछले 3 साल से मैंने इसमें कोई जुताई नहीं की है। तो ये मॉडल भी मैं उसी तरह लेके जा रहा हूँ कि मैं आगे जाके इसको नो टिल फार्मिंग पे लेके जाऊंगा। अभी तक मैंने इसमें कोई खाद नहीं दिया है। इसकी जो ताइवान पिंक वैरायटी जो बता रहे हैं वो हाँ जी। कितनी कारगर है अमरूद की? ताइवान ताइवान पिंक देखिए, और थाई गुआवा हर भी है। वैरायटी अपने आप में अच्छी है अगर आपके पास मार्केट है। आप ये मत देखिए कि वैरायटी कौन सी अच्छी है, वैरायटी वो अच्छी है जो आप बेच सकें। क्या आप देखिए, बर्फ खाना राजस्थान में बहुत अच्छी वैरायटी है, L49 काफ़ी अच्छी है। बहुत समय से VNR काफ़ी लोग लगा रहे हैं, ताइवान पिंक लगा रहे हैं, ये रेड डायमंड गोवा मैंने लगाया है। थाई गुआवा भी, थाई वाला भी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास किस तरह का मार्केट है। और पहली बात तो बागवानी 1 एकड़ में मुझे नहीं लगता कि उतना लुक्रेटिव रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा कमर्शियल वे में लेके जाना, थोड़े लंबे स्तर पे करें, ताकि आने वाले समय में अगर आपको लोकल मार्केट नहीं मिलता है तो आप दिल्ली में उसको मार्केट कर सकें। कितने में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके हिसाब से कितने में करना चाहिए स्टार्ट में? अगेन वो डिपेंड करेगा आप किस मार्केट आप कौन सा टैप करना चाहते हैं। जी जी। मतलब हम लोग अगर आप चाहेंगे कि आपके पास दिल्ली आपको टैप करना है फॉर एग्जांपल, तो वॉल्यूम उतना होना चाहिए कि आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकल सके, इतना मात्रा में निकलना चाहिए। राइट। अभी जैसे ये जो है करीब समवट अराउंड 900 पौधे हैं, एक एट ए टाइम कितना हार्वेस्ट होगा वो तो उस टाइम मालूम पड़ेगा। बट अभी मेरी कोशिश है कि मैं लोकल फिर भोपाल मंडी या डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक उस तरह का एक मार्केटिंग हम सेटअप लेके आने वाले हैं। तो वो अभी फिलहाल वो कॉन्सेप्ट है। आम का भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि मैं डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक लेके जाऊंगा मैं आम इसको। आपका होगा। ये सामने इधर वाले प्लॉट पीछे आप जो देख रहे हैं, हाँ, बड़े अच्छा होता वो बड़े जो हैं वो मोरिंगा है इंटरक्रॉपिंग में। वो बड़े अच्छा, वो जो पेड़ लग रहे हैं वो मोरिंगा। नहीं लास्ट में नहीं, ये जो आपको सामने दिख रहा है ठीक है, मोरिंगा है। हाँ ओके। और मोरिंगा के पास में वो आम। हाँ जी। ठीक है। नहीं, हम लोग का आइडिया ये है कि आवर आइडिया इज टू टैप कोटा मार्केट, दैट इज लोकल कोटा, एंड आल्सो ऑफ कोर्स लुक बियॉन्ड कोटा लाइक दिल्ली। से मेरी बात हो रही थी उनसे। तो देखिए, मैं जैसे आप पहले आपको वही डिसाइड करना है कि कितने एरिया में आप करना चाहते हैं, हाँ, कितने एरिया में नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं। पहली बात तो वो, फिर आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मान लीजिए आपको 10 एकड़ में नेचुरल फार्मिंग करनी है, अब उस 10 एकड़ में आप क्या क्या लगाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि आप किस तरह का बिजनेस मॉडल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कई लोग सब्जियां लगाते हैं तो वो फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे जाते हैं। कुछ लोग खुद के खेत में तो कर ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद का एक मान लीजिए एक चेन, एक ब्रांड बनाया हुआ है जो बाकी फार्मर से भी लेके आगे बेच रहे हैं, राइट। जैसे मेरा मेन प्रोड्यूस है शरबती गेहूँ, तो वो शरबती गेहूँ पे मेरा फोकस ज़्यादा होता है। धीरे धीरे मैं बागवानी में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो आगे जाके फिर पूरे एरिया को मैं बागवानी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये जो इसी एरिया में जैसे शरबती गेहूँ हम करते हैं,
जो आपने ये कर रखी है इसकी छोटी जगह, तो फिर उसमें खरपतवार हमारे क्या है, तालाब का पानी आता है, तो तालाब का पानी नहर के थ्रू आकर उनके अंदर पिलाई करते हैं हम, तो वो चारा का बीज जो है वो मिलके उसमें आ जाता है। खरपतवार इतनी होती है पूछो मत। नहीं वो उसको देखिए कैसे? वो तो फिर आपको मैन्युअली निकालनी पड़ेगी, इस तरह के मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उससे आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे एक इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया था, हमारे खरीफ में मैंने एक बार सोयाबीन की फसल ली थी, तो हमने इस तरह का लाइन टू लाइन डिस्टेंस रखा था कि उसके बीच में से हम ट्रैक्टर माउंटेड जो वीडर है वो हम चला सकें और ट्रैक्टर से फिर हम वीडिंग कर सकें। तो आपको इस तरह की जुगाड़ कई सारी मिल जाएंगी जिसमें आप ट्रैक्टर के हेल्प से आप छोटा ट्रैक्टर ले सकते हैं जो बीच में चल जाए। कुल्पा वाला। हाँ, अच्छा, दैट इज द ओनली वे आउट। वही है उसका खरपतवार हाँ, का, तो वही बिल्कुल, या मैन्युअली जो भी जिससे भी संभव हो। हाँ जी। में भी एक्सप्लेन करना कितना टाइम लगता है, कैसे ग्रो करना है। जी जी, वी आर थिंकिंग अबाउट इट। ओके मोरिंगा। ओके। तो यहाँ अभी हमने, आप देख रहे हैं 15 बाई 15 फीट पे हमने आम लगाया हुआ है, और इस बीच में आप देख रहे हैं ये मोरिंगा, ये हमने मसूर लगाई है। आम ये वाला है, आम ये मोरिंगा है, ये वाला है, ये आम है यहाँ। तो आप देखें ये जो आप क्या मसूर की खेती होती है? हाँ वो पहले करते थे अपनी। अब आप खुद देख लीजिए, इसमें मैंने कुछ भी खाद नहीं दिया है ना, मतलब ये समझ लीजिए बुआई से पहले मतलब गोबर खाद भी नहीं दिया मैंने, है ना, सिर्फ और सिर्फ बीज डाल दिया है, और अभी हम इसको काट लेंगे। तो अभी मेरी मिट्टी इतनी रिस्पॉन्सिव हो गई है कि अभी मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आप जनरली मसूर में सूखने की शिकायत आती है जो हमारे गांव में आ रही है। यहाँ एक दो पौधे ही आपको देखेंगे, मेरे ख्याल से वो भी बड़ी मुश्किल से आपको देखेंगे। आप देखिए मशहूर का टेक्सचर, मशहूर का ये कलर। तो ये लगाने का पर्पस यही था कि ये जो खाली जगह है, जब तक ये हमारे जिसको ये चाहिए अब ले सकते हैं, जिसको मतलब ये शुरुआती दौर में जब तक हम ये आम इतने ना बढ़ जाएं कि आसपास कैनोपी बढ़ जाए कि हमको चलने में दिक्कत आए, ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत आए, तब तक हमारी कोशिश ये है कि हम इसमें इंटरक्रॉपिंग लेते रहें। जी ठीक है। अब जैसे ये मोरिंगा जो है, थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेना। ये मोरिंगा हमने आप लोग इस तरफ आ जाइए। ये मोरिंगा हमने बीज से लगाया है, डायरेक्ट सीड लगाया है। इसमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ कि एक तो हम ये आम का जब प्लांटेशन कर रहे थे उसमें हमको काफी टाइम लग गया, तो इस पे हम फोकस नहीं कर पाए। सेकंड, जहां से हमने ये सीड्स लिए थे वहां उस सीड्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, जर्मिनेशन काफी पुअर था। अदरवाइज आप जिस तरह से ये देख रहे हैं ना, कहीं कहीं थोड़ा स्कैटर्ड वे में आपको ये मोरिंगा देख रहे हैं, ये पूरे खेत में होते हैं। हमारी कोशिश थी कि 2 आम के बीच में हम एक मोरिंगा लगाएं। ये हमने 15 सितंबर के बाद प्लांटेशन किया। एक कटिंग 2-3 कटिंग में कर चुका हूँ, एक कटिंग और करी। आप देखिए इसकी ग्रोथ देखिए आप इसकी, ये सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर करीब 3 महीने की ग्रोथ में इतना हो चुका है। अभी कटिंग में यहाँ से कर चुका, नहीं तो ये यहाँ तक था। ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोरिंगा की खेती करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सब देखिए हर बात घूम फिर के एक ही चीज की आती है कि मार्केट सही। आप वो चीज ही लगाएं जो आप मार्केट कर सकते हैं। भेड़ चाल में ना जाएं कि मेरे खेत पे आपने देखा कि यहाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो हम चलो यही कर लेते हैं। आप पहले पूरा रिसर्च कर लीजिए कि आप क्या बेच सकते हैं। सही है। जो आप बेच सकते हैं आप वो लगाइए। बिल्कुल। मोरिंगा बहुत अच्छी क्रॉप है, कम पानी में हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर पानी चाहिए, रोग बहुत कम लगते हैं जी, और रिटर्न बहुत अच्छे हैं। तो मोरिंगा, इसकी जो पॉट्स आते हैं वो बिकते हैं मंडी में, फलियां जो होती हैं। कई लोग इसके पत्तों की खेती कर रहे हैं, मतलब पत्तों का पाउडर बना के इसको बेच रहे हैं। इसकी जड़ें तक बिकती हैं। नहीं, इसका फूल भी बिकते हैं। फूल की, हाँ कुछ लोग नहीं, मैंने भी सुनी है। फूल में उतना मार्केट नहीं है उसका, कई लोग इसकी सब्जी वगैरह भी बनाते हैं। लेकिन जो मेन मार्केट है इसका, उसकी फलियों का मार्केट है और पत्तियों का मार्केट है। वो पत्तियों का मार्केट काफी बड़ा मार्केट है, अगर आप उसको टैप कर सकें तो 3000 से लेके 3500 रुपए किलो इसका पाउडर बिकता है। ये कितने दिनों का पौधा है? और ये करीब 3 महीने का ही पौधा है अभी। ओ, बीज से आपने लगाया? 3 महीने का है। और ये फल कब इसमें आएगा, फलियां कब आएगी इसमें? करीब 6-7 महीने में प्रोडक्शन चालू हो जाता है। 6-7 महीने में आ जाएगा। ऊंचाई तो आप देखिए इसकी इतनी जाती है, हम पौधे को पीछे आप देख रहे हैं, उनके पीछे वो हाइट, हाँ वो मेरा खेत नहीं किसी और का है। हाँ, लेकिन देखिए इसकी हाइट हमको ज्यादा नहीं बढ़ानी है।
पहली बात तो हमको हाइट उतनी रखनी है कि हम हाथों से तोड़ सकें। सही है। अगर आप इसकी हाइट ज्यादा बढ़ा देंगे, दो नुकसान है, एक तो फलियां कम लगेंगी और जब लगेंगी तो वजन के कारण इसकी जो डाली है वो कमजोर होगी ना, पतली होगी तो टूट सकती है। अब वो आप देख सकते हैं कि ऊपर फूल जरूर लग रहे हैं, हाँ। लेकिन जैसी लगेंगे तोड़ने में दिक्कत आएगी, तोड़ते टाइम डालियां टूट जाती है। कटिंग नहीं हुई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कटिंग इसकी बराबर टाइम पे आपको करनी पड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर भी कई सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाले कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये जो आम जो लगाए हैं आपने, हाँ, ये इसके फल कब आएंगे, कितने ये करीब 3 साल इसमें लगेंगे। 3 साल? हाँ, 3 साल के बाद कौन सी ये variety लगाई ये है? केसर वैरायटी मैंने लगाई है। केसर वाला है। तो इसकी भी ये 15-15 फीट पे आपने ये लगाया है। 15-15 फीट पे लगाई है। जनरल ये केसर वैरायटी इसलिए मैंने 15 फीट पे लगाई है। ये अगर आप दशहरी लगाते तो हो सकता थोड़ा डिस्टेंस मुझे बढ़ाना पड़ता। ये जो मोरिंगा का जो पौधा लगाया आपने, ये पास इनके बीच में, तो ये कितने सालों तक इससे क्रॉप ले सकते हैं? जैसे किससे? आम बड़े होने के बाद में फिर ये नहीं, हम उसको क्या, देखिए अब मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ। यहाँ हमने जो मोरिंगा लगाया है, इससे अगर हमको प्रोडक्शन मिलता है वो हमारे लिए बोनस है। ओके। यहाँ मैंने मोरिंगा फसल के तौर पे नहीं लगाया है कि मुझे इससे ओके। पैसा कमाना है। पैसा अगर आ गया वो मेरे लिए बोनस है। यहाँ मैंने मोरिंगा लगाया है एक सहजीवी फसल के लिए, एक सिम्बायोटिक क्रॉप के लिए, एक इंटरक्रॉपिंग के लिए। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और जब आप ये मोरिंगा अपने खेत पे लगाते हैं तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मित्र कीट इस पे आकर्षित होते हैं और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, मतलब नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। वो उतने से एरिया में, आप जो पीछे मेरा प्लॉट देख रहे हैं, मैंने हाँ हाँ जहाँ वो हम थे, उतने से एरिया में 50,000 का पॉट्स मोरिंगा की फलियां में बेच चुका हूँ। और यहाँ अगर ये पूरे में लग जाता ना ये मोरिंगा, क्योंकि कई जगह अभी फरवरी में फिर से प्लांटेशन करूंगा जहां जहां नहीं निकला है, इतने एरिया में आप जो देख रहे हैं करीब आराम से आप 1 से लेके 1.5-2 लाख रुपए का पॉट्स इजीली बेच सकते हैं। बहुत अच्छा रेट इसका मिलता है और बहुत ही रॉबस्ट क्रॉप है। लेकिन आपके राजस्थान में इसका मार्केट है या नहीं है वो पहले आप पता कर लीजिए। हमारे यहाँ इसकी काफी डिमांड है। रफली अगर आप मंडी का होलसेल भी आप देखें तो 20-25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए एक एवरेज रेट चलता है। कभी कोई 50 रुपए किलो भी बिक जाता है। जी जी भाई बहुत ही अच्छी क्रॉप है, कम पानी में हो जाती है। बढ़िया है। देखिए कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम जब भी खेती करें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी मिट्टी से हम इस तरह की प्लानिंग करें कि हमारी मिट्टी का एक एक इंच हम उसको यूटिलाइज, उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे ये अभी आप पूरा देख रहे हैं, मैंने इसमें अभी आम लगाया, बीच में अभी हमने लगा दिया। अगर मेरे यहाँ अगर पानी पर्याप्त रहा तो हम इसमें गर्मियों में मूंग लगा सकते हैं। बरसात में मैं इसको खाली छोड़ूंगा क्योंकि इतने बड़े एरिया में फिर खरपतवार को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। जी जी। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी सोचता हूँ कि कितना हम कर सकते हैं, कितना हम मैनेज कर सकते हैं, उतना ही हमको करना चाहिए। तो बरसात में मैं इसको खाली छोड़ूंगा, फिर अगली बार हम फिर से इसमें कोई दलहनी फसल लगाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप इतनी अगर दूरी है तो आप चाहें तो इसमें बहुवार्षिक तुअर भी लगा सकते हैं जब तक आपका ये आम ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है कैनोपी। जिस दिन आपकी आम की कैनोपी बड़ी होगी हम इसकी कटिंग उस तरह से करते रहेंगे ताकि हमारे आम के पौधों को नुकसान हो, क्योंकि हमारी मेन क्रॉप आम है, हमारी मेन क्रॉप ये नहीं है। तो वो लालच हमको छोड़ना पड़ेगा। जी जी। ठीक है, और जब भी आप ड्रिप लगाएं, अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो ये इनलाइन जो मैंने लगा रखी ये ना लगाएं जी, क्योंकि ये सब्जियों के हिसाब से मैंने उस टाइम खरीदी थी। तो अब ये क्या हो रहा है, जैसे अब ये भैया यहाँ खड़े हैं, यहाँ 3-4 ड्रिपर्स हैं, आप देखें यहाँ कुछ भी लगा नहीं है कोई फसल। अननेसेसरी पानी वेस्ट होगा, बिल्कुल पानी वेस्ट होगा, प्लस यहाँ खरपतवार उगेंगे। तो हमको यहाँ पानी की जरूरत नहीं है। मतलब वो वाला लगाए ऑनलाइन जिसमें हाँ, जहाँ और जैसे जैसे आपकी कैनोपी बढ़ती जाएगी, अब क्या है मान लीजिए, छेद कर दे। हाँ अभी मान लीजिए जब ये छोटा था पौधा, ठीक है, आम बराबर था ये, तो हमको सिर्फ एक ड्रिपर की जरूरत थी। अभी जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा इसकी हम ड्रिपर्स बढ़ाते आएंगे। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो हमने ये ड्रिप आम के हिसाब से रखी हुई है, मतलब रूट जोन भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये दोनों एक ही है, मतलब इनलाइन है दोनों, आ रहा है ना पूरा प्रॉपर, दोनों इनलाइन ड्रिप्स हैं। दोनों। Right. तो देखिए थोड़ा सा वैसे आइए, मैं आपको थोड़ा, ये एक पौधा है आप देखिए। अब रूट जोन की हम बात करते हैं कि रूट जोन का मतलब इसकी जड़ें कहाँ तक हैं और हमको कहाँ पानी देना है, कहाँ हमको कोई भी जीवामृत या घनजीवामृत देना है। तो जब भी आप
पानी दें जी हमेशा जड़ों से 1 इंच बाहर दें। 1 इंच बाहर मतलब ये अभी इसकी कैनोपी कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। तो ये अभी मेरी मेन क्रॉप एक्चुअली आम है, इसलिए मैं ड्रिप थोड़ा सा पास में रखा हूँ यहाँ। अदरवाइज ये ड्रिप जो है इसको उठा के मैं यहाँ रख देता, ठीक है। अगर ये मेन क्रॉप नहीं होती आम अभी मेरी मेन क्रॉप आम है, तो आम में भी आप देखिए ये थोड़ा सा मैंने इसको दूर रखा हुआ है, हाँ। जड़ों पे नहीं रखा है मैंने ये। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आपका कितना हेक्टेयर का बताया आपने ये करीब 12 एकड़ का नेचुरल फार्म है मेरा। 12 एकड़ का है। हाँ। तो इसमें ये ड्रिप के लिए कितने बोरवेल या कितने मोटर आपने लगा रखे हैं? ओके, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि जब मैंने ये ड्रिप लगाई थी तो जब हमने वो बोरवेल कराया था काफ़ी अच्छा पानी था, हमने अज्यूम किया, लेकिन वो बोरवेल में पानी उतना चला नहीं, और उस कारण से मुझे काफ़ी सारी परेशानियां महसूस हुई ड्रिप चलाते टाइम। क्योंकि अगर आपके पानी में प्रेशर नहीं है जी तो आपकी ड्रिप की जो वेंचुरी है वो सक्सेसफुली नहीं चल पाएगी। वेंचुरी का मतलब है कि जो सक्शन होता है ना, जैसे अगर आपको जी। कोई भी फर्टिगेशन देना है, जी पानी के साथ जीवामृत देना है, तो वो ड्रिप चल नहीं पाएगी। चल नहीं पाएगी। तो वो थोड़ा सा आपको जब भी आप ड्रिप, कितना अभी कितना लगा हुआ है आपका, जैसे कितना बोरवेल या मोटर कितनी है इस ड्रिप को चलाने के लिए? नहीं वैसे तो एक्चुअली एक मेरी बोरवेल वहाँ मोटर लगी हुई है, कभी कभी इसमें पानी कम पड़ता तो एक मेरा तालाब है, वहां से पानी लेके आता हूँ मैं यहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी ये इसमें आपका पूरा इसी अभी एक बोरवेल से कर रहा हूँ मैं। एक से देखिए वो अभी मैं वही समझा रहा हूँ, आपको इस तरह से पानी देना है कि एक वापसा वाली जो कंडीशन होती है नेचुरल फार्मिंग में हम बोलते हैं सॉइल एरेशन, मतलब कि 50% हवा 50% वाष्प, उस तरह का एक वो रहना चाहिए, ना पानी कम ना ज्यादा। वो अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो पानी की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा कम लगेगी। बढ़ती जाएगी। ओके ठीक है। एंड बेसिकली ये हमें तभी एक वही करना चाहिए जहाँ पे वाटर सोर्स अवेलेबिलिटी है हमारे, मतलब हाँ, ज्यादा दूर हाँ। नहीं हो, हाँ जैसे कुआं है या अपना ये हाँ ट्यूबवेल टाइप। देखिए अगर आपके दूर भी है तो लोग डिजाइन कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपका यहाँ से करीब 500 फीट दूर है या 2000 फीट दूर आपका पानी का सोर्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जहां आपकी ड्रिप का सिस्टम आप लगा रहे हैं वहां आपको 2 लाख लीटर या 3 लाख लीटर टैंक आपको बनवाना पड़ेगा पानी का। वहां आपको पानी डंप करना पड़ेगा और वहां से पानी आपको लिफ्ट करना पड़ेगा। पर ये जो भी चीजें वो आपके जो भी ड्रिप इरिगेशन के टेक्नीशियंस हैं वो आपको समझा देंगे। करेक्ट, बिल्कुल। कुछ और आप पूछना चाहेंगे? हजारी जी, श्यामलाल जी, ये तो है ही, आप तो है ही कोई सवाल आ रहे हो आपका मन में? स्किल्ड फार्मर। पूछिए श्यामलाल जी। हजारी जी कुछ अपने दिमाग में आ explain रहा कर लेंगे है उससे। ठीक है, थैंक यू। देखिए आप अभी खुद फसलों की रंगत के हिसाब से आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक खेती में कितना दम है। कोई भी खाद इसमें दिया नहीं है। नहीं। मैं आपको आसपास के केमिकल फार्म दिखाता हूँ और वहां से आप ये वाली मसूर कंपेयर करके देखिए। नहीं, हम देखते हुए आए रास्ते में, हम देखते हुए और आए से रास्ते ये में, काफी तो हम डिस्कस ये हो रहे थे, ये बता रहे थे और भी मसूर की खेती कि लोगों ने चना करा है, तो बोलते हैं जो चना हमारे फार्म पे उधर हो रहा है वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना, तो या तो इन्होंने बराबर किया नहीं, इन्होंने दवाई बहुत डाली। ये इसमें लगभग कितना पर बीघा कितना यील्ड निकल रही है अगर वो? देखिए आपके यहाँ का बीघा मेरा बीघा अलग है। हाँ, एक एकड़ में बात करूं तो मैं करीब 6 क्विंटल के आसपास, 6 से 7 क्विंटल। 6 से 7 मतलब मोटा मोटा 2 क्विंटल पर बीघा है। हाँ 2 क्विंटल पर बीघा इसका ये मसूर। नहीं मतलब हमारे यहाँ की बीघा के हिसाब से करीब 3 से 4 क्विंटल पर बीघा। एकड़ में वही मैं बोल रहा हूँ 6 से लेके 8 क्विंटल प्रति एकड़ आपका मसूर का। हाँ। चलो और लागत एब्सोल्युटली नथिंग। मसूर का जो बीज लगाया वो मेरी लागत है। ट्रैक्टर का जो डीजल लगा है वो मेरी लागत है। खाद 0, अभी तक कोई स्प्रे नहीं किया, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं। आपसे ये पूछना आता है, जैसे हम सोचें टू स्टार्ट विद वी स्टार्ट प्लान टू टेक 2 cows, फिर slowly विल इंक्रीज। सो द आइडिया इज वी आर टेकिंग 2 cows, सो जितना हम जनरेट कर सकते हैं गौमूत्र और गोबर की खाद उतना हम निकाल लेते हैं। अब जैसे हमारे 10 बीघास का बगीचा है ऑर्गेनिक, तो उसमें जहाँ पे गोबर की खाद हम नहीं डाल रहे हैं, जहाँ पे हम गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट वी कैन पुट देयर, उधर में जहाँ पे हम गोबर की खाद नहीं डाल पा रहे हैं, तो उधर में हम ऐसा क्या लगा सकते हैं जहाँ पे मतलब हम लोग का जो आउटपुट इवन इफ इट इज लेस बट स्टिल इट इज गुड? देखिए शुरुआत में दलहनी फसल पे अगर आप फोकस करेंगे, अगर आप अभी वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप पहले कौन सी क्रॉप लगाना चाहते हैं। देखिए बागवानी अलग चीज है और अनाज और दलहनी फसलें अलग चीज हैं। I'll tell you, हाँ, जैसे हम बगीचा है तो बगीचा में अगर हम थोड़ा सा सपोज इफ वी प्लान टू पुट मिलेट्स इन समर्स लिटिल बिट,
So will that be good even if we don't put गोबर की खाद उसमें नहीं डालते हैं? तो will that be good or we should go for दलहनी फसल जैसे आप बता रहे हैं? दलहनी फसल में जाइए शुरू में, अगर आपके पास गोबर की खाद कम है तो दलहनी फसलों में एज सच थोड़ी सी न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अनाज की फसलें। ओके, तो दलहनी फसल में आपकी आ गई है सोयाबीन, उड़द, even is tuar also included in यस that? यस Tuar. But I एब्सोल्युटली, believe tuar is 8 months old. It's a 6 से 7 crop. मंथ लगते हैं उसमें। हाँ But it is also gives good output. So that means we should focus on दलहनी फसल. So दलहनी फसल से what I understand is the nitrogen fixation, nitrogen का जो है मात्रा बढ़ेगी. जी। And then once we put that, उसके बाद मतलब we continue with दलहनी फसल. That's what. And then accordingly. अगेन वो मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए वो क्रॉप प्लानिंग आपको ऐसी करनी पड़ेगी, आप कहाँ बेचना चाह रहे हैं, पहली बात क्या लगाना चाह रहे हैं, क्या बेचना चाह रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि आपको क्या लगाना है। जी। जैसे आप यहीं से समझिए ना, मेरा मेन क्रॉप अभी आम है, जी। मैंने उस पर फोकस किया। जी। आम को सपोर्ट करने के लिए मैंने इसमें मोरिंगा लगाया है, आम को सपोर्ट करने के लिए मैंने इसमें मसूर लगाई है। ये सारी मेरी इंटरक्रॉप है। मसूर कह सकता हूँ कि लार्ज एरिया में तो इंटरक्रॉप भी नहीं बोलूंगा, मेन फसल ही हो गई है, जगह की यूटिलाइज हम कर रहे हैं। Suppose if तो ऐसा मैंने कोई भी क्रॉप नहीं लगाया है जो मिट्टी से न्यूट्रिशन ज्यादा खींचे, अभी हम मिट्टी को दे रहे हैं। जी। अब जैसे अगर हम दाल लगाएं एंड वी पुट मिलेट्स, सो इन व्हेन वी आर पुटिंग दैट देन आई थिंक इन बिटवीन वी कैन डू इंटरक्रॉपिंग, जैसे ऐसे अपना आम का लगा दिया पेड़ या गुआवा का या पपीता का, सो आई थिंक दैट विल आल्सो हेल्प इवन इफ वी डोंट। नहीं, अगेन आप देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी मेन क्रॉप क्या है। ओके, आप बोल रहे हैं बीच में आम लगा देंगे तो वो थोड़ा सा एक अलग ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। पहले आप डिसाइड करिएगा आपको बागवानी करनी है, बागवानी पे फोकस करिए कि कितनी डिस्टेंस पे आपको लगाना है, कौन सी क्रॉप आपको लगानी है। जब आपका प्लांटेशन हो जाए बागवानी का, देन सेकंड थॉट आता है कि अब जो जगह बची उसमें मैं क्या करूं। तो मेन क्रॉप हमारी आम थी, तो हमने पहले क्या किया, आम का प्लांटेशन कंप्लीट किया। सेकंड प्रायोरिटी थी अब आम के बीच में हमको मोरिंगा लगाना है, तो पहली प्रायोरिटी लेट खत्म हुई तो इसलिए हम इसमें लेट हो गए, राइट। तो वो आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी मेन क्रॉप क्या है। कांवड़ जी आप बताइए इसमें बगीचा में जो हम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने आपको बता दें बगीचा में वी हैव ग्रोन लिटिल बिट ऑफ वी हैव ग्रोन अनियंस। हमने अभी अनियंस ग्रो किया, हमने एक्चुअली कोरिएंडर किया था 2-3 बीघा में, बट वो फेल हो गया बिकॉज़ बारिश हो गई। धनिया बोया था हमने, देन वी पुट अनियंस। तो हमने बोला कि 2-3 बीघा में अनियंस है तो अच्छा है, देन वी कैन मार्केट, वी कैन सेल इट, तो दैट द आइडिया ऑफ अनियंस की डिमांड रहती है। And then हमने थोड़ा वो we did little bit of wheat and we've done so now our idea will be to do something which has demand. So I believe दलहनी फसलों में तो demand है ही, and if we can focus on that which can increase the nitrogen value fixation. आप बताइए क्या मतलब हमारे, आपको just to tell you, हमारे बगीचे में हमने हमारे सब्जी का है थोड़ा, मतलब आधा बीघा सब्जी, आधा बीघा कितना एकड़ होगा आपका? हाँ, आधा बीघा, 1 बीघा मान लोगे एक, हाँ ठीक है। और बाकी हम लोग के पेड़ हैं हमारे अपना ये नींबू के पेड़ हैं। अब उन्होंने बताया, राजेश जी बताते, कागजी नींबू इज समथिंग व्हिच हैज अ लॉट ऑफ डिमांड। कागजी नींबू करके है। नहीं, नींबू, हाँ कागजी नींबू की डिमांड है। हाँ, और देखिए अगेन नींबू में भी ऐसा कुछ वो ज्यादा वो नहीं फर्क नहीं पड़ता है। कागजी नींबू की डिमांड अच्छी है। आजकल की डिमांड ऐसी है कि आप किस टाइम पे आप नींबू ले रहे हैं वो मैटर करता है। मतलब नींबू की क्रॉप साल में 3 बार फूल आते हैं, तो आपको वाटर मैनेजमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि गर्मियों में रेट ज्यादा मिलते हैं, तो गर्मियों में अगर नींबू आपको चाहिए तो पानी का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है कि ताकि हमको गर्मियों में नींबू मिल सके। अदरवाइज जो अगर बाकी किसानों जैसा भी आपका भी प्रोडक्शन तभी आ रहा है जब बाकी किसानों को आ रहा है, तो मंडी में रेट नहीं मिलेंगे। अभी करीब 40 रुपए किलो नींबू बिक रहे हैं कस्टमर्स के लिए, तो मंडी में और शायद थोक में और कम होगा। यही अगर आप जब 10 रुपए का एक नींबू बिकता है तब वो आते हैं गर्मियों के टाइम पे, तो उसके लिए प्लानिंग आपको कैसी करनी है। ये सही बात। अमरूद में भी 2 बार आप फसल लेते हैं, बरसात की अमरूद लेते हैं या ठंडों की ले रहे हैं। बरसात की अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको फल मक्खी से कैसे बचाव करना है वो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड आपको होना पड़ेगा। और मतलब ये थोड़ा सा आपको एडवांस एक मोरिंगा लगा दिया आपने, तो इसका तो मार्केट देखनी पड़ेगा पहले। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छा मार्केट है तो ये बहुत अच्छी क्रॉप है। आप इसको मेन क्रॉप के तौर पे लगाइए। जब आप इसको मेन क्रॉप के तौर पे लगाएंगे तो लाइन से लाइन की जो दूरी होगी वो 10 फीट होगी। जी जी। पौधे से पौधे की दूरी होगी 5 फीट, तो 10 बाई 5 फीट पे आप मोरिंगा लगा सकते हैं। जी जी, ठीक है।
नहीं, मोरिंगा की तो है डिमांड, वो तो बोल ही रहे हैं, हाँ बता रहे थे वो कि मोरिंगा की डिमांड है, मोरिंगा इज समथिंग व्हिच इज इन डिमांड। सो एक और ऑप्शन था इसमें कि मैं चाहता तो मसूर की जगह मैं इसमें पपीता भी लगा सकता था। इतनी जगह थी 6-6 फीट पे मैं पपीता लगा देता इस पूरी रो में। जी जी शुरू के 2 साल मेरा पपीता भी इसमें हो जाता। ठीक है, तो पपीता मैं लगा चुका हूँ सक्सेसफुली उस वाले खेत में जी और काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। Right. सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपके लोकल लेवल पे समझनी पड़ेंगी कि क्या आपके पास मार्केट अवेलेबल है। हाँ उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए और वो फसलों का चुनाव करके फिर आप, पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्राकृतिक खेती के जो फंडामेंटल्स हैं वो पहले क्लियर करें। जी जी क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है, नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपको वो समझ में आ गया उसके बाद फिर ये क्रॉप प्लानिंग तो आप बाद में आराम से कर सकते हैं, मार्केट को ध्यान में रखते हुए। जी जी। प्राकृतिक खेती है। अब और ये मसूर बो दिया आपने, इसमें पानी पिला दिया? हाँ, एक पानी हो चुका है इसमें। अच्छा, तो इसमें कोई दवाई वही अब कुछ भी नहीं, आपके सामने है, कुछ भी नहीं डाला इसमें मैंने, पानी दिया है बस। माँ को वहाँ तो पानी पिलायो और खूब खरपतवार निकलती है, खरपतवार निकल ये रही है। प्रॉब्लम ये खरपतवार हाँ लकीली अभी हाँ, हमारे यहाँ इसमें कहाँ नजर आ रही मेरे को? नहीं, कुछ भी नहीं है अभी। हाँ, ये यही प्रॉब्लम ज्यादा है वहाँ पर। ये प्रॉब्लम है कि हम लगा, तो वो आपको थोड़ा मैन्युअली कुल्पे वगैरह चला के आपको हाँ। निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब ये एवरी टाइम, मतलब जब हम लगाएंगे उसकी जब बिल्कुल, खरपतवार बिल्कुल। आएगी। और एक और है मिट्टी का स्प्रे, समझते हैं हम, सीवीआर टेक्निक पता है आपको क्या है? नहीं वो जी, चिंतला वेंकट रेड्डी जी हैं हैदराबाद के, पद्मश्री चिंतला रेड्डी जी, जी जी उनको उनकी तकनीक के लिए पद्मश्री मिला है। और मिट्टी का तकनीक है, मतलब मिट्टी के स्प्रे से आप अपनी फसलों में पोषण दे सकते हैं और मिट्टी के ही स्प्रे से आप अपनी फसलों में कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। जी जी 3 फीट गहराई की मिट्टी लेनी है। एक होती है टॉप साइड, जो आपकी ऊपर की ये जो मिट्टी है इसको टॉप साइड बोलते हैं। अच्छा 3 फीट खोद लिया, हाँ। 3 फीट के बाद की जो मिट्टी निकलेगी उसको हम बोलते हैं सब सॉइल। सबसॉइल। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी फसल में कीट का नियंत्रण करना है, कोई भी माहू लग गई, कोई इल्ली का अटैक है, तो आपको 20 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में घोलनी है और उसका स्प्रे करना है। अभी उन्होंने एक और नई चीज इन्वेंट की है जिसमें वो अरंडी का तेल या कोई भी मीठा तेल, सोयाबीन का है, मूंगफली का है, जी जी तो 5 किलो बारीक छन्ने से छनी हुई मिट्टी में वो करीब आधा लीटर आपने अरंडी या सरसों का तेल मिलाया, बाकी 15 किलो मिट्टी एज इट इज ली और ये 5 और 15 मतलब 20 किलो मिट्टी को फिर आपने पानी में डाला, घोला और तुरंत इसका स्प्रे कर दिया। इससे सस्ती कोई तकनीक आपको मिलेगी? आप ट्राई करके देखें, अच्छा जी। 100% काम करेगी, ये 100%। कीटनाशक के लिए जैसे कोई भी इसके ऊपर भी मेरे कई सारे वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो सीवीआर सॉइल टेक्निक के नाम से जी एक अलग से प्लेलिस्ट है। तो मैं पिछले करीब 4-5 साल से ये टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है। जी अभी आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि मिट्टी के स्प्रे से कैसे हम कीट को नियंत्रण कर सकते हैं, जी आप करके देखिए थोड़े से एरिया में। करें। मतलब दिस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक दलहनी, सब क्रॉप में आप कर सकते हैं, बिल्कुल। और फिर दवाइयाँ क्यों मंगवाते हैं? देखो हम ये चने वाली दवाई क्यों मंगवाते हैं जब हम ये मिट्टी स्प्रे कर सकते हैं? मतलब अगर सपोज कीड़े आ रहे हैं, जैसे आपका कैटरपिलर, इल्ली आ रही है, तो जैसे ये इल्ली लगती है नहीं, देखिए अगेन ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि इसका स्प्रे कब करना है। इल्ली लगने के बाद स्प्रे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे जी। चिड़िया आ गई खेत में, दैट मींस इल्ली ज्यादा हो मतलब आप तो ये ध्यान में दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका एक स्प्रे शेड्यूल आपको फॉलो करना है, चाहे फसल में रोग लगे या ना लगे। मेरे खेत में अभी उतने नहीं लगते हैं। अभी चने में, उधर वाले चने वाले प्लॉट में इल्लियां बहुत ज्यादा लगी हुई हैं क्योंकि मौसम ऐसा था, बादल छाई हुए थे, तो इस मौसम में इल्ली बहुत ज्यादा होती है। और मैं इस मुझे आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी, बट इस साल जरूरत पड़ी क्योंकि इल्लियां बहुत ज्यादा हैं। तो अब इल्लियां लग चुकी हैं, अब जाके मैंने मिट्टी का स्प्रे किया, तो जो इल्ली है ऑलरेडी वो खत्म नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में जो इल्लियां के अंडे हैं वो आप जरूर नष्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ स्प्रे शेड्यूल आपको फॉलो करना ये पड़ेगा। जैसे पहले ही करनी पड़ता है हाँ, उसको। तो अगर आपने चना लगाया तो चना लगाने के 15 दिन बाद पहला स्प्रे कर दें, फिर 10-15 दिन बाद फिर स्प्रे कर दें। जी। मिट्टी आपका क्या जा रहा है, लेबर ही जा रही है ना, मिट्टी का खर्चा नहीं है, नहीं आप लगातार स्प्रे करते रहिए। अभी इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। हमने जैसे चने की फसल लगाई तो उसके 30 से 45 दिन के बीच का जो हमने हमारे एक्सपर्ट ने बताया दवाई डाल दो, तो दवाई जब हमने 30 से 45 दिन के में डाली, और उसके बाद अब अगली अपने को कब 60 दिन बाद डालनी है दवाई, श्यामलाल जी? हाँ, तो इस अगर हमें 60 दिन बाद दवाई डालने हैं तो कैन वी पुट मिट्टी इंस्टेड ऑफ दवाई, मतलब, और या आपने जैसे बताया कि मिट्टी पहले से ही डालनी है, ये थोड़ा क्लियर हो जाए। भैया ये कमी एरिया में आप शुरुआत जो कर रहे हैं, शुरुआत जो कोई सी भी फसल आपने बोई है, अभी ये बो दी है, इसमें इंतजार नहीं करना है कि इसमें रोग इल्ली आए। हाँ, उससे पहले स्प्रे करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, वो आएगी नहीं। लेकिन जब आ गई
तो फिर वो स्प्रे करना पड़ेगा। और एक जो प्रैक्टिकल कम एरिया में करके देखना भैया, अपना तो फार्म बड़ा फार्म है ना, इसलिए हाँ अब 350 देखिए बीघा का मैं वही बोल रहा हूँ, देखो किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। हाँ, मैं अगर कुछ भी बोलूं, मेरी बात पे विश्वास ना करते हुए आप खुद करके देखें, जी जी नहीं थोड़े से एरिया में करके देखो ना आप। 1 बीघा 2 बीघा में 2 बीघा ट्रायल हो में जाएगा यदि- तो बढ़िया है। हाँ, सही है। ऐसे बता पर ये पहली फसल स्प्रे कैसे करना है, किस तरह से मिट्टी को घोलना है, किस तरह से खोदना है, ये सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल पे भी इनसे अपन पूरी जानकारी ले लें। आप मेरे चैनल को ना इत्मीनान से देखेंगे ना किसी दिन बैठ के, बिल्कुल। आपको कई सारी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, काफी कुछ सीखने मिल जाएगा। अब भैया जी ये ऑर्गेनिक कितने साल हो गए आपको करते हुए? ये मैं कर रहा हूँ सर 2016 से। 2016 से कर रहे हैं भैया, तो 7-8 साल ऐसा हो गए। होता है, मैंने सुना है ऑर्गेनिक में जब आप कुछ लगा रहे हैं तो उसकी आउटपुट पहले गिरती है, बिकॉज जितने भी आपने इंसेक्टिसाइड केमिकल्स डाले हैं वो सब अंदर डले हैं, तो उसकी आउटपुट ऐसा सब मिथ है सर, कुछ ऐसा गिरती नहीं पैदावार। अगर आप, मैं से वही बोल रहा हूँ, अगर आप प्राकृतिक खेती के सारे पिलर्स को लेके चलेंगे, उसको सही तरीके से पालन करेंगे, आप प्राकृतिक खेती के जो भी सिद्धांत हैं उसको आप समझ जाएंगे, तो आपका प्रोडक्शन कभी भी डाउन नहीं होगा। मतलब जो नॉर्मल अपना जो केमिकल्स वाला, जैसे सपोज वीट का 7 to 8 क्विंटल्स आ रहा है, तो दैट मींस वी कैन गेट बिल्कुल बिल्कुल। पहले साल जब मैंने शरबती गेहूं लिया था, हमारे यहाँ 1 एकड़ में शरबती गेहूं की जो उपज है वो करीब आती है 10 से लेके 12 क्विंटल, कम आती है शरबती की उपज। मैंने पहले साल उतना ही शरबती लिया जितना केमिकल फार्मिंग में लोग लेते हैं, और साथ में मैंने चना जो लगाया था इंटरक्रॉपिंग में, वो मेरे लिए 6 क्विंटल बोनस था। अच्छा मैंने 2 लाइन गेहूं की, 1 लाइन चने की, 2 लाइन गेहूं की, 1 लाइन चने की, ऐसे लगाया था मैंने। तो अभी जस्ट टू टेल यू, हमने जो रबी क्रॉप्स हमने करे हैं, सो वी वर डूइंग व्हीट एंड देन व्हाट वी डिड, वी रोटेटेड अ क्रॉप, देन वी डिड सरसों। तो सरसों हमें फायदा हुआ बिकॉज पानी कम चाहिए एंड अपने को प्रॉफिट अपने को अच्छा मिलता है, तो हमने सरसों 2 साल किया। आफ्टर सरसों देन वी डिसाइडेड टू रोटेट आवर क्रॉप चना। सो आई बिलीव द रोटेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर रोटेट बिल्कुल जरूरी है। हाँ, मैं आपको वही कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशियो में समझा रहा था, वो इसलिए जरूरी है, आपको क्रॉप को रोटेट करना बहुत जरूरी है। करेक्ट, रोटेट करना, ताकि वो जो नाइट्रोजन का जो आपने बताया वो जी, जी। कर सके। जी।